लोकतंत्र में लोगों के अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो होते हैं, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। सिर्फ सत्ता को ही सर्वोपरि माना गया और शासन ही को ही केंद्र माना गया और बाकी सबको उसको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया गया। तो इस विचारधारा ने लोगों को कहीं ना कहीं कुंठित किया। अब आप देख सकते हैं ये विचारधारा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। बस ये 2 ही 3 देशों में, 3-4 देशों में मात्र, एक तो अपना चाइना है, दूसरा रशिया है, तीसरा क्यूबा है और चौथा नॉर्थ कोरिया। यही 4-5 देश है जो इस विचारधारा को समर्थन करते हैं। बाकी सब जगह जहाँ जहाँ राजतंत्र थे या कोई और विचारधारा थी, धीरे धीरे इसका समापन हो गया और होता ही जा रहा है। क्योंकि ये व्यवस्था समाज को कभी फ़ायदा नहीं, भारत में ये व्यवस्था फल फूल नहीं पाई क्योंकि हमारी जो लोगों के डीएनए में है लोकतंत्र बसा हुआ है। तो ये विचारधारा यहाँ पे लागू करना, बस सरकार बनी थी एक बार 1956 में, लेकिन इनकी नीतियों के कारण जो है ये समाप्त हो गया हमारे इधर। ये टिक नहीं पाए। अभी भी आपको, आप केरल में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, या आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में जाएंगे तो वहाँ छीट-फूट मिल जाएगा आपको, या पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अदरवाइज़ किसी भी आप पूरे भारत में भ्रमण कीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा ये कम्युनिस्ट, क्योंकि इनकी नीतियाँ ही गलत थी। और ये जो थे ये चाइना के साथ मिल करके काम करते थे और चाइना क्या था, भारत विरोधी कार्य करता था। पूरा सपोर्ट है और ये इनका काम ही होता है देश के खिलाफ बोलना। ये कभी देश के पक्ष में नहीं बोलेंगे। 1962 का युद्ध जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। आप देख सकते हैं वो युद्ध हम क्यों हारे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास संसाधन तो नहीं थे, खैर चाइना भी उतना विकसित नहीं था उस टाइम में, फिर भी हम हार गए। कारण हमारे ही लोग जो थे, घर के भेदी लंका ढाए, विभीषण निकल आया कोई नहीं। विचारधारा तो अब अलग अलग विचारधाराएं होती है, लेकिन हम किसी एक विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर सकते। चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो किसी भी तरह की विचारधारा हो। तो हमारी जो ऋषियों मुनियों की जो परंपरा थी, हमारे यहाँ मतलब बहुत पहले से ही लोकतंत्र मौजूद था। तो हमने हमारे लोकतंत्र में हमने यही सीखा कि मतलब जो दूसरी विचारधारा है हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हम अपनी विचारधारा का सपोर्ट करेंगे क्योंकि इस व्यवस्था से हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और ये विचारधारा ऐसी है लोकतंत्र कि इसमें लोगों का अधिकारों का हनन नहीं होता है। आज़ादी के बाद जो था बहुत बड़ा संकट आ गया था और जो धड़ा था, विश्व का जो धड़ा था, 2 धड़े में बढ़ चुका था। एक था ध्रुव राष्ट्र, एक थे मित्र राष्ट्र, और दुनिया जो था 2 धड़े में बदल चुका था। और उनका कहने का मतलब ये था, या तो आप एक धड़े में जाइए तो दूसरा धड़ा आपका दुश्मन बन जाएगा, दूसरे में जाएंगे तो पहला आपका दुश्मन बन जाएगा। तो नेहरू जी ने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने एक नीति बनाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें इसका अर्थ ये था कि हम किसी विचारधारा के साथ नहीं है, ना ही उसके विरोध में, बस हम हम दूर रहेंगे, हम कुछ नहीं, हम बीच में नहीं आएंगे। तो हमने इस तरीके से अपने आप को बचा लिया उस युद्ध से। नहीं, अगर हम किसी धड़े का सपोर्ट करते तो दूसरा धड़ा हमारा दुश्मन बन जाता, और जब युद्ध हार या जीत होती, कुछ भी होता, हार तो खैर युद्ध के बाद दोनों का ही होता है। चाहे पहली बात तो शहरीकरण हो गया है, दूसरी बात ये है कि सब जगह पहले हैंडपंप लगा करते थे लोग, गाँव में शहरों में भी हैंडपंप हुआ करते थे, अब सारे हैंडपंप हट गए हैं। अभी अगर आप किसी से पानी मांगने भी जाएंगे तो वो इस नज़रिए से देखेगा कोई आतंकवादी आ गया मेरे घर पे, वो आपको पानी भी नहीं देगा। ऐसी मानसिकता हो चुकी है लोगों की। अभी हम यहाँ से वहाँ तक अभी आधा किलोमीटर घूम चुके हैं, लेकिन कहीं पानी मिला नहीं पीने का। वो बात अलग है कि खरीद के पी, लेकिन आपके पास अगर पैसा ना हो तो तब आप कहाँ से पिएंगे। कोई प्याऊ भी नज़दीक में नज़र नहीं आ रहा है। एक मंदिर था, उस पर गया, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, क्या पता मिल जाए। आनंद आ गया। प्यास के लिए क्या, जब लगे पी लो, अब नहीं मिले तो मांगो, नहीं दे रहा तो भाई क्या कर सकते हैं, कहीं ढूंढना तो पड़ता ही है ना। जैसे हम ढूंढ के आए अभी 1 किलोमीटर से पानी पीने। नहीं, बिकना तो चाहिए, जल तो बिकना चाहिए। और हमारे देश में आप जानते होंगे हर एक चीज़ को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। जैसे जल को भी एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसे हम वरुण देवता बोलते हैं, और उनको दूसरा नाम इंद्र भगवान भी है। जब कभी पुराने ज़माने में, या आज से अगर आप 50 साल पहले भी जाएं
तो जब गांव में बारिश नहीं होती तो लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ के द्वारा वरुण देवता प्रसन्न हो जाते थे और बारिश हो जाती थी वहाँ पे। तो अब यज्ञ लोगों ने करना बंद कर दिया है। दूसरी बात, पानी को लोग बहुत बर्बाद करते हैं। जिसको 1 बाल्टी से नहाना होता है वो 4 बाल्टी से नहाता है। मामला क्या रहेगा, कश्मीर बगल में है, बर्फ़बारी होती है वहाँ, तो यहाँ ठंड बढ़ जाती है और कुछ मामला नहीं है। लेकिन हाँ, ठंड भी भैंस तो कड़ाके की पड़ती है और गर्मी भी कड़ाके की पड़ती है। हालत ख़राब हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाव अलाव जला के लोग, हमारे भाई लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं। नहीं, ये तो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ आग ही सेकते हैं, कुछ और नहीं करते। ये उन लोगों के लिए है। अब भाई ठंड लग रही तो आग तो सेकेगा ही ना आदमी, कहाँ जाएगा? अच्छा, और आदमी मर जाएगा ठंड से, उसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी इसका जवाब। आपका बना है, आपका कार्ड बना है? पहले तो नहीं बन रहा था। अब बन रहा है ना, पहले तो नहीं बन रहा था। अब उसके बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को। चले जाएंगे तो काम धंधा कौन करेगा भाई साहब? यहाँ जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा से हमारे जैसे लोगों को पहुँचाते हैं गंतव्य तक हमारे, तो ये काम कौन करेगा? आप करेंगे आगे? मोदी जी गवर्नमेंट का क्या मतलब इस टाइम से? ये तो बता नहीं सकते, पब्लिक ही बता सकते नहीं। गरीब आदमी कभी राजनीति नहीं करता और ना ही उसमें घुसना चाहता है। वो तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाता है और खाता है, क्योंकि उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सही है, सही है, फ्री कर दिया, अच्छा ही है ना। तो गरीब लोग सुबह सुबह फ्री में जाते हैं, लेकिन जेंट्स को भी करना चाहिए। अरे डर नहीं लगता यार, संवेदनशील मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए। हर चीज़ का विरोध, मैच भी तो फ्री में चढ़ रहे हैं, मैच तो पैसे भी नहीं दे टिकट। नहीं रहना बाजार। अभी चलते हैं बाजार में, अंदर लोग जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे, बाजार भी दिखाएंगे और क्या क्या दिखता है वहाँ पे वो भी चीज़ें। हम साप्ताहिक बाजार होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, अभी ठंड का टाइम है तो ठंड की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी। अब मैंने भी इसके कुछ पता नहीं है, पर हाँ लगाते हैं, सुबह ही लगाते हैं, हर जगह सुबह ही लगाते हैं। अच्छा भी है, इसी बहाने लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मार्केटिंग कराते हैं लोग बाहर जाके। नहीं है, बहुत पहले से है। और जब मंदी का दौर चल रहा था तो इन्हीं बाज़ारों ने भारत को मंदी की व्यवस्था से बचाया था। जब 1930 में मंदी आई थी पूरे विश्व में, तो भारत एक अछूता देश था जो मंदी में नहीं पड़ा। बाकी सारे देश मंदी के चक्कर में आ गए, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण बाज़ार व्यवस्था है वो शुरू से अच्छी रही है और इसकी अच्छी पकड़ रही है मार्केट को। नहीं, क्योंकि एक पहली बात तो राजधानी है, दूसरी बात बड़ा शहर नहीं है, उतना भी बड़ा नहीं है पर, और प्लस बसों की सर्विस ज़्यादा है। किसी भी रूट पे आप चले जाएं, आपको बस की सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। और बस का हाल भी देख सकते हैं, पहले कैसी बसें हुआ करती थी, अब देखिए अब कितनी वीआईपी बसें हुआ करती हैं, और अब तो इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, जिससे क्या प्रदूषण पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ठंड के टाइम में दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जो कि PM 2.5 का लेवल 50 के आसपास होना चाहिए, वो अभी 250 साढ़े 300 आ गए। बिल्कुल है, और कैमरे भी लग गए, वाईफाई लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बस है, धुआं नहीं छोड़। नहीं, ये राजधानी है ना, यहाँ होना भी चाहिए, और भी विकसित होना चाहिए, और सारी बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, सारी बसें AC होनी चाहिए। कर देंगे उन्होंने, टिकट ही 25 रुपए की कर देनी है, इसकी भी ओरिजिनल, इसकी भी 25 रुपए कर देनी है, और लेडीज को और जबरदस्ती। मतलब ही नहीं जी, ये सेवा हो ही नहीं सकती। ये मोदी जी की सरकार आता ही सब कुछ यही होगा, देखना सब लागू हो जाएगा, जो जो माफ है वो सब लागू होगा। बिजली का बिल था वो भी अब खत्म ही हो गया है, अब फ्री सारा खत्म हो गया, अब पैसे वाला सब कुछ आएगा, सिस्टम प्रीपेड। हम पास वाले इसमें बस में हरी में नहीं बैठ सकते, लेकिन लेडीज फ्री वाली बैठ सकती है AC में। सीनियर सिटीजन को भी माफ नहीं है। बना नहीं दिया, सब समय और काल, परिस्थिति, स्थान सब कुछ करवा देता है। एक समय था, नया नया लिया था, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, डिलीवरी बॉय का काम कर करके साला घिस घिस के पूरा गाड़ी घिस गया। ये हालत हो गई है कि देखिए खड़ी करके
एवरेज ही नहीं देती। प्लस देखिए इसका किक भी जुगाड़ वाला लगा रखा है हमने। अगला चक्का घिसा हुआ है, मडगार्ड टूटा हुआ है, वाइजर नहीं है इसमें, है इंडिकेटर टूटा हुआ है, शीशा भी नहीं है। टंकी देखिए, ये देखिए इसमें जंग लगा हुआ है, मिलेगा ऐसा टंकी कहीं? ये देखिए इंजन लीक मार रहा है, पूरा ऑयल साला डाले थे पूरा निकल गया है इसमें, सूख गया साला, पी गया है, तो बचा है ख़त्म ही है। क्या करें, इस गाड़ी को रखें बेच दें? समझ में तो नहीं आ रहा है क्या करें। ये तो अब लाइबिलिटी हो गई, हम इसको एसेट समझते थे। कमा के नहीं दे रही है, अब पहले कमा के दे रही थी, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको अपना मानते, पहली कमाई से लिए हैं, ये निशानी है हमारी। पहली हम काम करके गाड़ी लिए थे, पहला सोचे भी नहीं थे, साइकिल खरीदने का औकात नहीं था, बड़ी बाइक ले लिए बाद में, तो खुशी हुआ बहुत। अब समय के साथ बदलना पड़ेगा सबको, बिल्कुल सही है, आधुनिकता आनी चाहिए, हर चीज़ में आनी चाहिए, और सिर्फ शहर में नहीं गाँवों में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे 80% लोग जो है वो गाँव के अंदर ही रहते हैं, निवास करते हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी आएगी तो उन्नति की वजह से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे किसानों को अगर हमारे अन्नदाता पा के नहीं रखा है समाज ने, जब पश्चिमी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, तो हमारे इधर के लोग भी प्रभावित हो गए, और ये जाल जकड़ में फंस करके उन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, जिसके कारण समाज की आज दयनीय स्थिति हो गई है। और इस दयनीय स्थिति के पीछे भी यही समाज जिम्मेवार है। लोग ब्राह्मण को सम्मान नहीं देते आज के टाइम में। पूजा पाठ भी कराना होता है तो बुला तो लेते हैं, लेकिन अंदर से रहता है आ गया साला। क्या कहना चाहिए? समाज में हर वर्ग का योगदान होता है। अब ब्राह्मणों ने हमेशा प्रशासन और शासन का काम किया, हमेशा सलाहकार के रूप में काम किया, एक पुरोहित के रूप में काम किया, और समाज के कल्याण के लिए काम किया, जिसका एक प्रमुख उदाहरण आपको आचार्य चाणक्य के बारे में आपने नाम सुना होगा। किस तरह उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। जो हम अखंड भारत आज कहते हैं वो चाणक्य की ही देन है, और जो लोकतंत्र में जो जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, और जितने भी अर्थशास्त्र, उन सारे शास्त्र जो राजनीति शास्त्र वगैरह है, उन्होंने सबका वर्णन किया है अपने उल्लेखों में। शंकराचार्य का भी बहुत योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण किया और वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसके जो गुण थे उन गुणों को उन्हें बताया बाहर जाकर के। तो नहीं, फॉलो ऐसा है थोड़ा सा ना, पश्चिमी सभ्यता का झुकाव ज़्यादा हो गया लोगों का। और दूसरी बात ये है कि आज अभी जो जनरेशन आ रही है वो मानती नहीं इन सब चीज़ों को, वो विश्वास ही नहीं करती, और उन्हें आप कहेंगे पूजा पाठ करने के लिए तो वो इसे मजाक समझते हैं। वो सोचते हैं एक पत्थर मात्र मूर्ति, क्या मांगने से क्या हो जाएगा, कर्म करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, कर्म करना है, लेकिन आस्था भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए आपको, इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा। मंदिर क्यों जाता है आदमी? व्यवस्था ब्राह्मण को इतना नीचा कर दिया गया, और मतलब इतना नीचा दिखाया गया आज़ादी के बाद से, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। बहुत गरीबी में जी रहे हैं कुछ लोग। उन्होंने अपने गुस्से में आकर के अपने जो पांडुलिपियाँ थे उनको जला भी दिया। वो पांडुलिपियाँ को ऐसे संभाल के रखते थे जैसे कोई गहने को संभाल के रखता है, क्योंकि ब्राह्मण का सब कुछ वो पांडुलिपि ही हुआ करती थी। वही जो ज्ञान होता था वो ज्ञान ही होता था। ब्राह्मण के पास और कुछ तो होता नहीं, सिर्फ ज्ञान ही होता है बस। अलग हो गया। अब इन्होंने देखा कि हमारा सम्मान नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं हो तो समाज से कट गए। धारा, समाज की धारा से ही कट चुके हैं, क्योंकि सम्मान नहीं देते, तिरस्कार करते हैं। सम्मान देंगे तो इस धारा से जुड़ेंगे। अभी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि ब्राह्मण कमज़ोर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कमज़ोर नहीं है। बस ये है कि समाज ने जो अपमान करना शुरू किया ना, तो उसने अपनी धारा से अलग कर लिया, बस, और कुछ नहीं है। बहुत लोग आएंगे, अभी चलते हैं, आपको हम आ चुके हैं इधर लोग, और अभी बस से हम उतरे हैं, डीटीसी बस में, और एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे, वो अपनी पीड़ा बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन छोड़िए खैर इन बातों को, वह तो हर एक को कुछ ना कुछ पीड़ा रहती है।
सामान मिल रहा है ना, बहुत उनके योग्य सामान मिलता है सारा, इसलिए खुश हो जाती है। भाई हम भी आते हैं, हम भी खुश होते हैं। कैसे भाई बेल्ट? पाएंगे यूसीसी का लागू होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए पूरे देश में। अभी इसका विरोध कर रहे हैं कई लोग, लेकिन ये आगे जाके बहुत फायदा देगा हमें, और ये कई देशों में लागू किया जा चुका है। ये हमारा ही देश है, इतने साल हो गए अभी तक लागू नहीं हो पाया। बस आ गई, अभी चलते हैं बस में। चलो भेड़ चाल। गवर्नमेंट का क्या, हमारी व्यवस्था खराब है। अभी सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। पहले लोगों के पास बेरोज़गार होते थे, स्किल नहीं होता था, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती थी। अब प्रैक्टिकल नॉलेज भी लोगों को मिल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लग रही हैं, अभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आ रही हैं, तो लोगों को रोज़गार उनमें मिल रहा है प्राइवेट में। महत्व तो बहुत है, लेकिन होता कहाँ है, जब नकारात्मक ही होता है। सकारात्मक सुनते नकारात्मक भी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सही है, पूंजीवादी भी होना ज़रूरी है, समाजवादी होना भी ज़रूरी है, कि दोनों का अलग महत्व है। क्योंकि पूंजीवादी में सिर्फ पूंजी को ही महत्व दिया जाता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में मानवीय मूल्यों को भी उसमें देखा जाता है। नहीं, अगर हर वर्ग को जोड़ा जाए तो मात्र 20% लोगों को पता होगा, 80% लोग वैसे ही है, पता होते भी अनजान है। उन्हें आप पूछने जाएंगे वो बता नहीं पाएंगे आपको, उनको पता ही नहीं अधिकार होते क्या है। संविधान नाम की कोई चीज़ होती है, उन्हें नहीं मालूम है। उन्हें हमें अवेयर करना पड़ेगा। जब तक वे अवेयर नहीं होंगे समाज में बदलाव नहीं आएगा, हम कभी विकसित नहीं होंगे। जब तक हमारा मानसिक रूप से हम विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक रूप से भी नहीं होगा हमारा विकास। मानसिकता क्या होगी, जो होना था वो हो रहा है। 500 साल से भगवान लैंड एक्विजिशन के लिए भटक रहे थे, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी, जय श्री राम बोलते, और भगवान ज़मीन के लिए तुम्हारे भटक रहे हैं। तुम्हारा मंदिर नहीं बन पा रहा है वहाँ पे, लेकिन अब बनने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। और 22 तारीख को इसका भूमि क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मूर्ति की, और मात्र 85 सेकंड का समय है मुहूर्त का। 85 सेकंड के अंदर मूर्ति वहाँ स्थापित की जाएगी, और मोदी जी वहाँ मौजूद रहेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री है, और काफ़ी सारे बाहर से भी गेस्ट आएंगे हमारे। हम लोग भी, इच्छा है हमारी कि हम भी जाएं वहाँ पे। सरकार ने हालांकि ट्रेन भी फ्री कर दिया है, बट हम अपने पैसे से ही जाना चाहते हैं। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सरकार बनी है सन 2014 में, तो पहली बार हिंदुओं को मौका मिला मुखर के आने का, अपनी बात कहने का। नहीं तो हिंदू बहुत दब के रहा करते थे, कुछ कह भी नहीं पाते थे अपनी बातों को, और कहने से भयभीत होते थे कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, ठीक है। और जो मुस्लिम पक्ष है, इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो है कट मुल्ले साले, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब शांत रहे उनका समाज, वो लोगों में आपसी मतभेद उत्पन्न करते रहते हैं। और एक तबका है जो सपोर्ट करता है, जो कि जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो तबका बिल्कुल सपोर्ट करता है कि राम मंदिर वहाँ बनना ही चाहिए था। क्योंकि जो वो भूमि है, विवादित भूमि थी, वहाँ औरंगजेब ने तोड़ के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया था, और इसके कई साक्ष्य और प्रमाण भी मिले हैं लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अब कौन क्या सोचता है इससे तो हमें मतलब नहीं है अब, क्योंकि हम भी 80% हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो 20% बेकार है, वो अलग है, वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। कौन ये बेरोज़गार कौन है यहाँ पे, आप बताएंगे ज़रा मुझे? मैं कह रहा हूँ, ये बाप कह रहे हैं बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी पढ़ लिख के भी क्यों बेरोज़गार है? या तो उसने सिर्फ डिग्री पाने के लिए पढ़ाई करी है, उसकी मंशा नहीं थी, सिर्फ माँ बाप ने फोर्स किया कि भाई पढ़ लो तो पढ़ लिया। ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा? जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, कुछ स्किल सीखो, खुद भी कमाओ और दूसरे को भी अवसर दो कमाने का। अब तुम रोते रहोगे ज़िंदगी भर कि भाई मेरे को रोज़गार नहीं है, तो रोते रहो। ये तो एजेंडा है, राजनीतिक पार्टियाँ चलाती हैं, लगना पड़ता है भाई, क्या करेगा। पहले थे, अब आज से 50 साल आप देखिए, 60 साल पहले 50 करोड़ आबादी थी, अब वो 2 गुना बढ़ गई है, 150 करोड़ आबादी हो गई। अब इतने लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए यही कारण है कि हमारे पास संसाधन जो है लोगों के हिसाब से उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस स्तर का नहीं है कि लोगों को जल्दी सुविधाएं मिले।
हालांकि अभी काम चल रहा है, इन पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो डिजिटल माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डिजिटल क्रांति हुई है ना, उसका कीड़ा उसका जो कीड़ा है वो लोगों के दिमाग में घुस चुका है। लोग जो है फ़ोन से जुड़े हुए रहते हैं। पहले क्या होता था, आज से 15-20, जब मोबाइल की इतनी क्रांति नहीं थी लोगों में, तो लोग आउटडोर गेम ज़्यादा खेला करते थे, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बाहर जाके कुछ ना कुछ बाहर जाके खेलते थे। अब क्या हो गया, अब कैद हो गए हैं वो। ये जो डिजिटल कीड़ा काटा है उन्होंने उनको कैद कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे, अगर आप उनको फ़ोन नहीं देंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, ऐसी हालत हो चुकी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, खेलना बहुत ज़रूरी है, और खेलने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आपका दिन भर की जो आप काम काज करते हैं और जो आपके अंदर स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वो खेल के माध्यम से आप आके उसको निकाल सकते हैं। और इससे हमारा शरीर भी फिट रहता है, प्लस ऑक्सीजन का लेवल भी हमारा सही रहता है। अगर हम पार्क में डेली जाएं तो ऑक्सीजन का लेवल, अगर सांस सही चलेगा तो कोई बीमारी भी नहीं होगी हमें। तो खेलना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके आउटडोर गेम। अगर हम इंडोर गेम खेलते रहेंगे, अगर जिनके पास नहीं है, साधन नहीं है, या वो नहीं खेल पाए, समय नहीं है उनके पास, तो वो इंडोर भी खेल सकते हैं, परंतु उन्हें खेलना चाहिए। शारीरिक थोड़ा पसीना शरीर से निकलना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट हर चीज़ में गलत नहीं है, लेकिन जो हमारी व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्थाएं बनी हुई है 1947 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो इसमें कुछ ऐसे भी माफ़ कीजिएगा, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी का दिन दिमाग में घुसा रहता है, इसीलिए वो याद नहीं रहा। मतलब 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसे अंगीकृत किया गया 1949 में सितंबर महीने में। उसके बाद क्या हुआ, इसमें कई ऐसे कानून बनाए गए जो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है आपको। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें गवर्नमेंट की चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, और सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो बिना सेफ्टी के लोग वहाँ काम करते थे, और आप समझ सकते हैं कि वो गैस का एक चेम्बर था, अगर वो फट जाता तो दिमाग में रहता था कि सर ना आए क्लास में, क्योंकि आगे आ भी जाते थे तो सारे सर एक जैसे नहीं होते थे, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही होते थे, टाइम बर्बाद करते थे। आ जाते थे, बैठ जाते थे, बोलते थे पकड़ लो किताब और पढ़ते रहो सारे। अब पढ़ते रहो, बहन जो क्या पढ़ो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है बंदे। ऐसा है, देखिए माहौल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे तो वैसा माहौल नहीं था, नाम का शहर है। ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हैं, लेकिन वो उस तरीके से पढ़ाते नहीं हैं जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा आपसे, मैं गाँव में था, बिहार में था, मेरा घर है बिहार, और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था है, और जो वहाँ के शिक्षक हैं, वो बहुत ही इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका मन करे घर जाके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मन करता है घर जाएं और निकल जाए पार्क में खेलने के लिए। या पहली बात तो हम खुद हैं, दूसरी बात तो ये कि पूरा सिस्टम ही बेकार है। ये अंग्रेज़ों की दी हुई शिक्षा व्यवस्था है। काल में काले ने कहा था कि तुम गुलाम हो गए, हमने तुम्हें गुलामी से तो आज़ाद कर देंगे, लेकिन तुम मानसिक रूप से कभी आज़ाद नहीं रहोगे। तो वही चीज़ है, ऐसी पढ़ाई है, पढ़ाई करो, स्किल नहीं है कुछ भी आपके पास। सबसे पहले तो मुलाकात मेरी हुई नशे से सन 2003-4 में। संजय दत्त मेरा फेवरेट हीरो था, गोवा का ऐड करता था, तो भाई मेरे को लगा कि भाई एक्टर है, वो चीज़ अच्छी होगी। मैंने एक बार पन्नी उठा के स्मेल किया, मुझे अच्छी लगी खुशबू, मैंने खाया, एक दिन खाया, अब पूरा ब्रह्मांड हिल गया मेरा। तो फिर मैंने हफ्ते में एक बार खाया, फिर मैंने हफ्ते में 2 खाने लग गया, फिर दिन में 3 खाने लग गया, फिर जेब में पैकेट रखने लग गया मैं। मतलब महीने में खाने से ज़्यादा मैं गुटखा ही रहता था मेरे मुंह में, और इतनी बुरी आदत लगी मुझे नशे की, अभी तक छूट नहीं पा रहा। इसको मैं मना कर रहा था, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। गुटखा खा करके कह रहा है वीडियो बना लो। लगना क्या है, बर्बाद होएंगे, और क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला किसी का। सब नशा, ये लत इतनी गंदी लगी है। पहले तो गुटखे से शुरुआत होती है, गुटखे के बाद फिर हम सिगरेट पे आ जाते हैं, सिगरेट के बाद फिर हम दारू पे आ जाते हैं, दारू के बाद हम ड्रग्स लेने लगते हैं। अब जिसकी जैसी औकात वैसा नशा, सब नशा करते हैं। यही फ़र्क है ना, माहौल ही वैसा मिलता है, संस्कार ही उनको वैसा दिया जाता है। अब वो गरीब के बच्चे जो होते हैं, वो
बिल्कुल गरीबी में जीते हैं, अभाव में जीते हैं। और आपको पता ही है अभाव में और किस तरह की मेंटालिटी होती है उनकी। मेंटालिटी बहुत लो हो जाती है उनकी, जिसके कारण वे सरवाइव नहीं कर पाते और नशे के कारण अपना सारा पैसा नशे में लगा देते हैं। सुरक्षित तो आर्थिक रूप से तो है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत सारी योजना लेके आ रही है, फूड सिक्योरिटी, जैसे अब राशन फ्री मिलता है, सब कुछ, ये सब तो ठीक है। लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता की बहुत कमी है। एक तो कानून पता नहीं है, दूसरा ये लोगों के अंदर क्षेत्रवाद की भावना आ जाती है। जहाँ जिनकी कम्युनिटी ज़्यादा होती है उनमें ही जागरूकता की बहुत कमी है। जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, जिसके अभाव में लोग भटक रहे हैं। फ्री में कार्ड बन रहा है आयुष्मान, लेकिन फिर भी पैसे दे रहे हैं वहाँ पे जाकर के। उनको पता है कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, सरकार गवर्नमेंट ऐड भी देती है टीवी पे, परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भेड़ चाल की तरह चले तो भीड़ में जहाँ बन रहा है, अरे बना लो बना लो बना लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार झा और मुझे आज खुशी हो रही है कि नवयुग नवयूथ चैनल के माध्यम से मैं आज आपको ABHA कार्ड के बारे में बताऊंगा, जिसको हम PMJ भी कहते हैं, जो कि भारत सरकार ने 2018 में सितंबर में इसको लागू किया है। और इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो आपका 5 लाख का बीमा होता है, दूसरा आपको सस्ती दरों पे जो है दवाइयाँ मिलती है। और आपका इलाज, सरकार का उद्देश्य मकसद ये है कि जो गरीबी रेखा यानी BPL धारक कार्ड परिवार है, उनको सस्ती दरों पर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। अगर चाहते हैं कि ये कार्ड कैसे बनता है और इसके बनाने के और भी कितने फ़ायदे हैं, अगर आप डिटेल में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे मित्र के चैनल से मुझे जुड़ने का एक मौका मिला है, जिसका नाम है नवयुग नवयूथ। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आयुष्मान कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ और इसके 2 फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और अधिक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको डिटेल में इसकी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा।